भाई ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल ऐसे क्वेश्चंस देख करके ना जो क्लास का अच्छा बच्चा होता है, जो क्लास का टॉपर बच्चा होता है, वो भी थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सोचे कैसे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा पहला अप्रोच कैसा हो। आइए सिखाते हैं, आपको सोचना सिखाते हैं, आपको सोचना सिखाते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। मैं अगर बोल देता हूं कि 2 इज टू दी पावर एक्स इक्वल टू 4 इज टू दी पावर वाई इक्वल टू 8 इज टू दी पावर जेड, ठीक, ये मैंने बोल दिया, ठीक। अगर ऐसा है मतलब ये तीनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, ये तीनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तभी तो ऐसा बोल रखा है, तभी तो ऐसा बोल रखा है, ठीक। एक बात बताइए, क्या मैं 4 को 2 इज टू दी पावर 2 और इसी का पावर y नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या मैं 8 को 2 इज टू दी पावर 3 और इसी का पावर z नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये बन क्या गया? ये बन गया 2 इज टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2 इज टू दी पावर 2 वाई इक्वल टू 2 इज टू दी पावर 3 जेड इक्वल टू 2 इज टू दी पावर 3 जेड। अब इसमें हम एक रूल लगाएंगे। क्या करेंगे भैया? रूल लगाएंगे। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है इफ a इज टू दी पावर x इक्वल टू a इज टू दी पावर y देन x बराबर में y, और इसी को कहते हैं कंपैरिजन रूल। इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन रूल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बेस क्या सेम है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल। बेस क्या है? सेम। बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो x बराबर में 2y बराबर में 3z, और ये तीनों ही वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हैं मतलब एक सर्टेन वैल्यू के ये बराबर होंगे, एक सर्टेन वैल्यू के ये बराबर होंगे। बिल्कुल भाई, अगर मैं बोल रहा हूं कि x बराबर 2y बराबर 3z मतलब तीनों की जो वैल्यू होगी ना किसी एक सर्टेन वैल्यू के बराबर आ रही होगी। हम देख रहे हैं भाई सबकी वैल्यू एक ही बराबर आ रही है, इसका मतलब हम तीनों को बराबर कर दिए। इसलिए हमने ये बोला कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं मतलब ये कि सर्टेन वैल्यू के बराबर है, उस वैल्यू को मैंने मान लिया p, उस वैल्यू को मैंने मान लिया p। कितना सिंपल है, बहुत ही। अब चले आओ यहां पे, हमारे पास है क्या? 1 अपॉन में 2x। अच्छा एक और बात, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम ये लिख सकते हैं दोस्त, यहां से हम ये लिख सकते हैं, हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो x है ना ये भी p के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, जो 2y है ना ये भी p के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और साथ में 3z भी किसके बराबर है? p के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गई बात क्या? समझ में आ गई बात क्या? बोलो यार, समझ में आ गई बात क्या? भाई जब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों किसके बराबर है? p के, तो हमने बोल दिया x बराबर p, 2y बराबर p, 3z बराबर p। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होना चाहिए, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तीनों आपस में बराबर थे, हमने मान लिया कि तीनों p के बराबर हैं। ये तो इतनी सी बात। अब एक बात मुझे बताओ, हमें जाना क्या? हमको 2x चाहिए, तो x की वैल्यू p है तो 2x क्या हो जाएगा? 2p, ठीक। 2y की वैल्यू p है तो 4y चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 का क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन। तो 4y भी क्या हो जाएगा? p। 4y भी क्या हो जाएगा? p। साथ में जो 3z है, 3z की जगह हमको क्या चाहिए? 6z चाहिए, इसमें 2 का गुणा कर दो तो 6z की भी वैल्यू हो जाएगी 2p। अरे भैया 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी इधर मल्टीप्लाई किया, इधर नहीं किया, 2p। तो सबकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2p 2p। किसके बराबर आ गई? 2p 2p। सबकी वैल्यू क्या आ गई? 2p। अब एक मुझे बात बताओ, हमको दे क्या रखा है? 1 अपॉन में 2x मतलब 1 अपॉन में 2p, 1 अपॉन में 4y मतलब 1 अपॉन में 2p, 1 अपॉन में 6z मतलब 1 अपॉन में 2p। ये किसके बराबर है? 24 अपॉन में 7 के। अब एक बात बताइए, यहां से हमको एलसीएम क्या मिल जाएगा? 2p। ये आ जाएगा 1 प्लस में 1 इक्वल टू में 24 अपॉन में 7, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 2p इक्वल टू में 24 अपॉन में 7। एक बात बताइए कितनी बार में कटेगा ये? 8 बार में। कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, क्या मिलेगा? 1 अपॉन p की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 16 बटे में 7। क्या ये बात समझ में आई? 1 अपॉन p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 16 बटे में 7। एक बात बताइए, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 7 बटे में 16, 7 बटे में 16। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए z की वैल्यू। तो ये बताओ, अगर 3z की वैल्यू p है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p अपॉन में 3। अगर 3z की वैल्यू p है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p अपॉन में 3। बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व भाई। p की जो वैल्यू है वो है 7 बटे में 16। तो एक बात बताओ, p बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7
16/3। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 7/16 × 3 और 16 × 3 होता है कितना, 48। ये कैसे सॉल्व हुआ भाई, ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, तो हमारे पास 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं भाई। एक नंबर को जब आप एक फ्रैक्शन से डिवाइड करें, इस सी का मल्टीप्लीकेशन ए से हो जाता है, तो ए इंटू में सी अपॉन में बी। एक फ्रैक्शन को अगर आप एक नंबर से डिवाइड करें तो इस बी का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सी से, तो ए अपॉन में बी इंटू सी। अगर आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ए का गुणा डी से, बी का गुणा सी से, तो ये हो जाता है ए गुणे डी बटे में बी गुणे सी। इन तीनों को ही हम यूज करते होंगे कहीं ना कहीं, और उनमें से यहां पे कौन सा यूज हुआ है, उनमें से सेकंड वाला यहां पे यूज हुआ है। एक फ्रैक्शन एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 16 का मल्टीप्लीकेशन 3 से। एक बात बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बात मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां पे चले हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 7/48। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल पे आते रहिए, है ना। आपको नोट करने के लिए हम कुछ बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर सकते हैं। मैं हट गया, स्क्रीन साफ है, ठीक। उसके बाद आप इसको भी नोट कर सकते हैं, कहाँ कौन सा रूल यूज हुआ है आपको पता होना चाहिए। ये इधर के क्या है भाई, ये जनरल अप्रोच है, यहाँ शुरुआत किया था मैंने, है ना, थिंकिंग, हाउ टू थिंक। यहाँ से हम सोचना स्टार्ट किए थे, हाउ टू थिंक, है ना, कैसे सोचना है, यहाँ शुरू हुआ था। तो पहला हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा हिस्सा कहाँ है, यहाँ पे है। और तीसरा हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। वीडियो रिवर्स कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो रिवर्स कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। और आखिरी में आपके पास यहाँ है, ठीक। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।